बच्चों, आज मैं आपसे कक्षा 12 व्यवसाय अध्ययन के अध्याय 3 व्यवसायिक पर्यावरण के अंतर्गत उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण एवं विमुद्रीकरण के बारे में चर्चा करूंगा। आइए प्रारंभ करते हैं उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण से। देखिए बच्चों, 1991 में हमारे देश के सामने आर्थिक संकट आया। इसके बारे में हम गत वीडियो में पढ़ चुके हैं। इस आर्थिक संकट से उबरने के लिए सरकार ने जुलाई 1991 में औद्योगिक नीति लागू की। सरकार द्वारा औद्योगिक नीति लागू की जुलाई 1991 में। इस नीति में LPG को अपनाया गया। यह गैस से संबंधित नहीं है बच्चों। L का मतलब है लिबरलाइजेशन, मतलब उदारीकरण। P से मतलब है निजीकरण, प्राइवेटाइजेशन। और G से मतलब है ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण। देखिए, ये 3 कदम सरकार द्वारा देश को आर्थिक संकट से निकालने के लिए उठाए गए। इसके अंतर्गत सरकार द्वारा जो लाइसेंस राज था, जो परमिट राज था, जो कोटा प्रणाली थी, उसको समाप्त किया गया। उद्योगों के लिए आसान शर्तें स्थापित की गई ताकि उद्योग आसानी से स्थापित हो सके। निजीकरण के अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्र के महत्व को कम करते हुए केवल महत्वपूर्ण क्षेत्रों तक ही सार्वजनिक उद्यमों की भूमिका रहे, इसको सुनिश्चित करते हुए निजी क्षेत्रों को आगे बढ़ाने का कार्य किया गया। इसमें विदेशी पूंजी को भारत में आमंत्रित करने के भी कार्य किए गए। वैश्वीकरण, देखिए, वैश्वीकरण का तात्पर्य होता है एक देश से दूसरे देश को जोड़ना। ग्लोबल विलेज की जो एक अवधारणा है उसको स्थापित करना। ग्लोबल विलेज जैसे गांवों में सभी लोग एक दूसरे को जानते हैं, आराम से एक दूसरे से वो व्यापार कर सकते हैं। उसी प्रकार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक देश के व्यापारी दूसरे देश में आराम से व्यापार कर सके, एक देश का उपक्रम दूसरे देश में जाकर स्थापित हो सके, ऐसी अवधारणा वैश्वीकरण के अंतर्गत आती है। तो देश द्वारा वैश्वीकरण की नीति अपनाई गई और इन नीतियों के परिणाम स्वरूप देश औद्योगिक विकास की राह पर तेजी से आगे बढ़ने लगा। इसी क्रम में भारत सरकार द्वारा 8 नवंबर 2016 को विमुद्रीकरण की नीति अपनाई गई। जो नोट चल रहे थे, प्रचलन में थे, उन नोटों को बंद कर दिया गया। इनमें 500 और 1000 के नोट थे। एकाएक सरकार द्वारा 8 नवंबर 2016 को विमुद्रीकरण की घोषणा की गई, जिससे कि काफ़ी राशि चलन से बाहर हो गई। इनके बारे में आज हम पढ़ते हैं। आइए शुरू करते हैं उदारीकरण से। उदारीकरण आर्थिक सुधारों का लक्ष्य भारतीय व्यवसाय एवं उद्योग को अनावश्यक नियंत्रण एवं प्रतिबंधों से मुक्त कराना था। देखिए, पहले सार्वजनिक क्षेत्र को आगे बढ़ाने की भारत की नीति थी और इसी क्रम में निजी उद्योगों के लिए लाइसेंस व्यवस्था थी। उन्हें उद्योग स्थापित करने से पहले लाइसेंस लेना पड़ता था। लाइसेंस लेने की कड़ी प्रक्रिया से गुजरना होता था। काम करने के लिए परमिट लेने पड़ते थे। परमिट राज था। इसके अंदर बहुत भ्रष्टाचार भी व्याप्त होने लगा था। साथ ही साथ एक कोटा प्रणाली थी, यानी आप कितना उत्पादित करेंगे इसका कोटा भी सरकार द्वारा ही निर्धारित किया जाता था। कितना आप आयात कर सकते हैं, कितना आप निर्यात कर सकते हैं, इसका कोटा सरकार द्वारा ही निर्धारित होता था। तो सरकार द्वारा इन नीतियों को, जो लाइसेंस नीति थी, परमिट था, कोटा प्रणाली थी, इसको समाप्त करने का कार्य किया गया। जो लाइसेंस लेने के जो प्रक्रिया थी वह सरल बना दी गई और कुछ उद्योगों तक ही इसे सीमित कर दिया गया। यह लाइसेंस परमिट राज की समाप्ति का संकेत था। और यह क्या था? लाइसेंस परमिट राज की समाप्ति का संकेत था। भारतीय उद्योग में उदारीकरण के निम्न लक्षण हैं। थोड़े से उद्योगों को छोड़कर अधिकांश में लाइसेंस की आवश्यकता को समाप्त कर दिया गया। केवल 6 उद्योगों को इस लाइसेंस प्रणाली में रखा गया, अन्य को लाइसेंस प्रणाली से बाहर कर दिया गया।
व्यावसायिक कार्यों के पैमाने के संबंध में निर्णय लेने की स्वतंत्रता तथा व्यावसायिक गतिविधियों के विस्तार व संकुचन पे कोई प्रतिबंध नहीं। देखिए, व्यावसायिक कार्यों के पैमाने के संबंध में निर्णय लेने की स्वतंत्रता, जहां पर पहले हर कार्य के लिए सरकार द्वारा कोटा निर्धारित कर दिया गया था, वहां पर अब सभी प्रकार के कार्यों पर नियंत्रण प्रबंधन का हो गया और वो स्वतंत्र थे निर्णय लेने के लिए। अपने व्यावसायिक कार्यों से संबंधित वो आराम से निर्णय ले सकते थे, व्यावसायिक गतिविधियों का वो विस्तार कर सकते थे और उनको संकुचित भी कर सकते थे, यानी अपने व्यवसाय को बढ़ा भी सकते थे और उनको छोटा भी कर सकते थे। इसके लिए अब वो स्वतंत्र हो गए थे। वस्तुओं एवं सेवाओं के स्थानांतरण में प्रतिबंधों को हटा लेना, वस्तुएं और सेवाएं एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजी जाने और प्राप्त करने में जो प्रतिबंध सरकार द्वारा लगाए गए थे, सरकार ने उदारीकरण की नीति के अंतर्गत उनको समाप्त कर दिया, उन प्रतिबंधों को हटा लिया। वस्तु एवं सेवाओं के मूल्यों के निर्धारण की स्वतंत्रता, पहले जहां 1991 से पहले सरकार द्वारा वस्तु और सेवाओं का मूल्य निर्धारित किया जाता था, वहां अब मूल्य निर्धारण का अधिकार भी व्यावसायिक उपक्रमों को दे दिया गया। कर की दरों में कमी, सरकार द्वारा कर की दरों में कमी की गई। अर्थव्यवस्था पर अनावश्यक नियंत्रणों को उठा लेना, और जो अनावश्यक प्रकार के नियंत्रण थे जिससे अर्थव्यवस्था प्रभावित हो रही थी, उन नियंत्रणों को भी सरकार द्वारा हटाया गया। आयात एवं निर्यात की प्रक्रिया का सरलीकरण, जहां पर पहले आयात और निर्यात प्रक्रिया में बड़े प्रतिबंध थे, कठोर नियम लगे हुए थे, उन सभी को समाप्त करके इसे बहुत आसान कर दिया गया। आसानी से आयात भी किया जा सकता था और निर्यात भी किया जाने लगा, कोई मात्रा का प्रतिबंध अब नहीं रहा। भारत में विदेशी पूंजी तथा प्रौद्योगिकी को आकर्षित करने को सरल बनाना, साथ ही साथ भारत में अधिक से अधिक विदेशी पूंजी निवेश करवाई जाए, इसके प्रयास किए गए और इस तकनीकी को भी आकर्षित करने को सरल बनाया गया। अब व्यावसायिक इकाइयां दूसरे देशों से आसानी से तकनीक अपने यहाँ मंगवा सकती थी, अपने काम में लेने के लिए वो विदेशी तकनीक का प्रयोग कर सकती थी। तो ये कार्य उदारीकरण के अंतर्गत किए गए। निजीकरण, नए आर्थिक सुधारों का लक्ष्य राष्ट्र के निर्माण की प्रक्रिया में निजी क्षेत्र की भूमिका में बढ़ोतरी करना तथा सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका को कम करना था। देखिए, आज़ादी के बाद सरकार ने जो कदम उठाए थे उनमें सार्वजनिक उद्यमों को बढ़ावा देना और निजी क्षेत्र की भूमिका को कम करने का कार्य किया गया। लेकिन 1991 में जो नई औद्योगिक नीति बनाई गई, उसके अंतर्गत निजीकरण को बढ़ावा देने का कार्य सरकार द्वारा किया गया और सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका को कम करके जो सामरिक महत्व के थे या कार्यनीतिक महत्व के जो 4 बड़े उद्योग थे, वहां तक सीमित कर दिया गया। सरकार ने 1991 की नई औद्योगिक नीति में सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका की पुनः व्याख्या की, सार्वजनिक क्षेत्र के लिए योजनाबद्ध विनिवेश की नीति अपनाई तथा घाटे में चल रही तथा बीमार इकाइयों को औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्संरचना बोर्ड को सौंपने का निर्णय लिया गया। देखिए, सार्वजनिक क्षेत्र की विनिवेश की नीति अपनाई, जो सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयां थी उन्हें निजी क्षेत्र को सौंपने की प्रक्रिया अपनाई जाने लगी। साथ ही साथ जो बीमार इकाइयां थी या घाटे में जो इकाइयां चल रही थी, उनको औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्संरचना बोर्ड को सौंपा गया, जो कि उन्हें और मजबूत बनाने का कार्य करेगा, उन्हें घाटे से निकालने का कार्य करेगा, साथ ही उनको बीमार अवस्था से पुनः अच्छी अवस्था में लाने का कार्य करना जिसका लक्ष्य था। विनिवेश का अर्थ है सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को निजी क्षेत्र को हस्तांतरित करना। विनिवेश क्या है? जो सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम थे उन्हें निजी क्षेत्र के उद्यमों को दे देना, उनको हस्तांतरित कर देना। देखिए, यदि सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में 51% से अधिक भागीदारी निजी क्षेत्र की हो गई, तो उनके संचालन का कार्य और उनके प्रबंध का कार्य, उनका स्वामित्व, ये किसका हो जाएगा? निजी क्षेत्र का
हो जाएगा। अब निजी क्षेत्र उनका प्रबंधन करेगी, उनको चलाएगी और उनकी स्वामी भी कौन हो जाएगी? निजी क्षेत्र की कंपनियां हो जाएगी। तो ये विनिवेश के अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों को निजी क्षेत्र को हस्तांतरित करने का कार्य किया जाने लगा और ये कार्य अभी भी किया जा रहा है। इसके परिणाम स्वरूप सार्वजनिक उद्यमों में सरकार की हिस्सेदारी कम हो जाएगी और इसका क्या परिणाम होगा? जो सार्वजनिक उद्यम हैं उसमें सरकार की भूमिका कम हो जाएगी। निजी क्षेत्र की हिस्सेदारी 51% से अधिक होने पर उद्यम का स्वामित्व एवं प्रबंध का निजी क्षेत्र को हस्तांतरण हो जाएगा। और निजी क्षेत्र को हस्तांतरण कब किया जाएगा? जब उस उद्योग में, उस उपक्रम में 51% जो भागीदारी है वह निजी क्षेत्र की हो जाएगी। आगे देखते हैं बच्चों, वैश्वीकरण। देखिए बच्चों, इसे हम ग्लोबल विलेज के रूप में समझ सकते हैं। जैसे एक गांव में सभी लोग आपस में जुड़े हुए होते हैं, वैसे ही सभी देशों की अर्थव्यवस्था को एक दूसरे से जोड़कर एक पूर्ण वैश्विक अर्थव्यवस्था तैयार करना वैश्वीकरण के अंतर्गत आता है, जिसमें एक देश का दूसरे देश से व्यापार बहुत सुगम हो, आयात निर्यात बहुत आसानी से हो सके, आराम से एक देश का उपक्रम दूसरे देश में जाकर स्थापित किया जा सके। इस प्रकार की व्यवस्था वैश्वीकरण के अंतर्गत आती है। वैश्वीकरण का अर्थ है विश्व की विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं का एकजुट हो जाना। विभिन्न अर्थव्यवस्थाएं हैं, उन्हें एकजुट कर देना, जिससे एक सम्मिलित वैश्विक अर्थव्यवस्था का उदय होगा, जिससे एक मिश्रित अर्थव्यवस्था, सम्मिलित अर्थव्यवस्था का उदय होगा। दूसरे शब्दों में वैश्वीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें किसी देश की अर्थव्यवस्था को विश्व की संपूर्ण अर्थव्यवस्था से जोड़ा जाता है। एक देश की जो अर्थव्यवस्था है, एक देश की अर्थव्यवस्था, उसे पूरे विश्व की अन्य देशों की अर्थव्यवस्था से क्या करना है? जोड़ना है। सभी देशों की अर्थव्यवस्था से जोड़ना है। पहले जहां एक देश का व्यापार सीमित देशों से हो रहा था, प्रतिबंधों के साथ हो रहा था, वहां पर देश के व्यापार को सभी देशों के साथ स्थापित करना और अन्य देशों की इकाइयों को भी अपने देश में आने के लिए सुविधाएं प्रदान करना, ये किसमें आया? वैश्वीकरण के अंतर्गत आने लगा। 1991 तक भारत सरकार ने आयात की मात्रा तथा राशि दोनों के सख्त नियमन की नीति अपनाई थी। 1991 तक भारत सरकार द्वारा सख्त नियम लागू किए गए थे, जो आयात पर भी थे और राशि, विदेशी राशि के भारत में आने पर भी लगे हुए थे। यह नियमन आयात लाइसेंस, यानी आयात के लिए लाइसेंस लेना होता था, करों के द्वारा प्रतिबंध, कहीं कर लगाकर आयात पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, मात्रा संबंधी प्रतिबंध के संबंध में थे और विदेशों से आयात करने पर मात्रा संबंधी प्रतिबंध भी थे। एक निश्चित मात्रा से अधिक का आयात नहीं किया जा सकता था। देखिए, करों के माध्यम से भी इस आयात पर प्रतिबंध लगे हुए थे। आयात का लाइसेंस लेना होता था, यह भी एक प्रतिबंध के रूप में था। कड़ी प्रक्रिया के द्वारा ये आयात लाइसेंस जारी किए जाते थे। तो ये जो प्रतिबंध थे, इनके कारण आयात करना और विदेशों से राशि अपने देश में निवेश करवाना बहुत कठिन था। इस हेतु आयात को उदार बनाना, कर ढांचे को युक्ति संगत बनाकर निर्यात में वृद्धि करना एवं विदेशी विनिमय के संबंध में सुधार करना था। इसके लिए सरकार ने कुछ कदम उठाए। आयात को उदार बनाने का कार्य किया गया, कर ढांचे को युक्ति संगत बनाते हुए निर्यात को बढ़ाने का कार्य किया और अन्य कई उपाय सरकार द्वारा अपनाए गए। व्यापार के वैश्वीकरण से विश्व अर्थव्यवस्था के विभिन्न देशों में पारस्परिक लेन देन तथा एक दूसरे पर निर्भरता में वृद्धि होती है। जिन चीज़ों का उत्पादन देश द्वारा नहीं किया जाता, वह दूसरे देश से मंगवाना आसान हो जाता है वैश्वीकरण के कारण, और एक देश की जो उपक्रम है वो दूसरे देश में जाकर स्थापित होने लगते हैं, जिससे वे दूसरे देश के संसाधनों का भी सही तरीके से उपयोग कर पाते हैं। यह वैश्वीकरण के अंतर्गत होता है। 1991 की नीति के माध्यम से भारत सरकार ने देश को वैश्वीकरण की राह पर डाल दिया और 1991 में भारत सरकार ने वैश्वीकरण की नीति अपनाकर भारत को इस नीति पर आगे अग्रसर किया, ताकि भारत की कंपनियां अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जा सके और अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां भारत में आकर अपना व्यापार प्रारंभ कर सकें। आगे देखते हैं बच्चों, विमुद्रीकरण। देखिए, 8 नवंबर 2016 को भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा इसकी घोषणा की गई और इसके अंतर्गत उन्होंने 500 और 1000 के नोटों को
8 नवंबर 2016 से बंद कर दिया। विमुद्रीकरण का जो तात्पर्य होता है वह होता है कि पुरानी मुद्रा को समाप्त कर देना, यानी सरकार द्वारा पुरानी मुद्रा को समाप्त कर देना, उसके स्थान पर नई मुद्रा चलाना। इसे और देखते हैं बच्चों। विमुद्रीकरण एक आर्थिक गतिविधि है जिसके अंतर्गत सरकार पुरानी मुद्रा को समाप्त कर देती है और नई मुद्रा को चालू करती है। पुरानी मुद्रा को समाप्त कर देना और नई मुद्रा चालू करना। आपको याद होगा सरकार द्वारा 500 और 1000 के जो नोट थे उनका विमुद्रीकरण किया गया और उनके बाद में 500 रुपये के नए नोट व 2000 रुपये के नए नोट चलाए गए तथा अन्य जो नोट थे 100 रुपये के, 50 रुपये के, 20 रुपये के, 10 रुपये के, उनके रंगों को भी बदल दिया गया, यानी नए नोट प्रचलन में लाए। तो ये जो कार्य था यह कहलाता है विमुद्रीकरण। और कई कारणों से ये कार्य करना पड़ा। देश के सामने भ्रष्टाचार बहुत अधिक मात्रा में हो रहा था, काला धन बहुत लोगों ने इकट्ठा कर रखा था, साथ ही साथ आतंकवादी गतिविधियों में भी ये मुद्रा बहुत काम में ली जाने लगी। एक पैरेलल जो इकोनॉमी थी भारतीय अर्थव्यवस्था के साथ में, जो काले धन की जो समानांतर इकोनॉमी थी, अर्थव्यवस्था थी, वो चलने लगी थी। उसको समाप्त करने के लिए सरकार को ये कदम उठाने पड़े। भारत सरकार ने 8 नवंबर 2016 को एक घोषणा द्वारा भारतीय अर्थव्यवस्था से दो सर्वाधिक मूल्य वर्ग 500 रुपये तथा 1000 रुपये के नोट तत्काल प्रभाव से विमुद्रित कर दिए, तत्काल प्रभाव से उन्हें हटा दिए। कुछ विशिष्ट सेवाओं जैसे उपयोगिता बिलों के भुगतान को छोड़कर इन नोटों की विधि मान्यता समाप्त कर दी गई। देखिए, केवल उपयोगिता बिलों के भुगतान के लिए ही ये नोट प्रचलन में आने थे, अन्यथा अन्य जगह से इनको कानूनी मान्यता समाप्त कर दी गई थी। 86% चलन मुद्रा अवैध हो गई। आप कल्पना कीजिए कि 100 में से 86% जो मुद्रा थी वो अब कैसी हो गई? अवैध। केवल 14% मुद्रा ही अब क्या रह गई? चलन में रह गई थी। 86% मुद्रा को अवैध घोषित कर दिया गया एक घोषणा के द्वारा। विमुद्रीकरण के उद्देश्य देखिए, विमुद्रीकरण के कुछ उद्देश्य थे। भ्रष्टाचार को मिटाना, आतंकवादी गतिविधियों में जो काला धन लगा हुआ था, जो ये 500 और 1000 रुपए के नकली नोट लगे हुए थे, उन नोटों को बंद करना, साथ ही साथ काले धन की व्यवस्था को समाप्त करना। ये भी सरकार के सामने बहुत बड़ी चुनौतियां थी उस समय, तो उनको रोकने के लिए विमुद्रीकरण लाया गया। पहला है भ्रष्टाचार को रोकना। भ्रष्टाचार को कम करने के लिए सरकार द्वारा विमुद्रीकरण लागू किया गया। दूसरा, आतंकी गतिविधियों हेतु प्रयुक्त होने वाले उच्च मूल्य वर्ग के नकली नोटों को रोकना। देखिए, आतंकी गतिविधियों में उच्च मूल्य वर्ग के नकली नोट बहुत अधिक मात्रा में प्रचलित थे। इन्हें रोकने के लिए भी विमुद्रीकरण बहुत आवश्यक था। तीसरा, विशेष रूप से काले धन के संचय को रोकना, जो उस आय द्वारा बनाया गया है जो कर अधिकारियों के समक्ष घोषित नहीं की गई है। ऐसी आय जिसे कर अधिकारियों के सामने घोषित नहीं किया गया है, जो कि रिश्वत या अन्य भ्रष्टाचार के साथ माध्यम से इकट्ठी की गई है, वह काला धन उजागर करना, यह सरकार के सामने एक बड़ी चुनौती थी। इसे विमुद्रीकरण के माध्यम से हल करने का सरकार द्वारा प्रयास किया गया। सरकार द्वारा विमुद्रीकरण करने के उपरांत जो भी पैसा लोगों के पास था उसे बैंक में जमा कराने की व्यवस्था दी गई। जिन लोगों द्वारा पैसा जो 2 नंबर में कमाया गया था, जिसे काला धन भी कहा जाता है, उसे बैंकों में जमा कराने में बड़ी परेशानी सामने आई और ऐसे करने पर उन्हें कर का भुगतान भी करना पड़ा और भारी दर से उन्हें कर भुगतना पड़ा। आइए देखते हैं विमुद्रीकरण की विशेषताएं। विमुद्रीकरण को कर प्रशासन उपाय के रूप में देखा गया। घोषित आय को नए नोटों के बदले तुरंत बैंकों में जमा करा दिया गया। जो घोषित आय थी उसको तो नए नोट लेकर पुराने नोटों को बैंकों में जमा कराने की व्यवस्था हो गई थी, परंतु काला धन रखने वालों को अपनी गैर अभिलेखित संपत्ति की घोषणा करनी पड़ी तथा जुर्माने की दर से कर भुगतान करना पड़ा। देखिए, जुर्माने की दर के साथ कर का भुगतान करना पड़ा।
ऐसी राशि जिसका उन्होंने पहले सरकार को घोषणा नहीं की थी। यदि वो पहले सरकार को घोषणा करते तो कर के रूप में सरकार के पास क्या आ जाता, धन आ जाता। लेकिन जब उन्होंने घोषणा नहीं की तो सरकार द्वारा विमुद्रीकरण किया गया और इस प्रकार उन्होंने अपनी इस गैर अभिलिखित राशि की घोषणा की और फिर जुर्माने के साथ में, देखिए जुर्माना भी देना पड़ा उन्हें और उसके साथ उन्हें कर का भुगतान करना पड़ा। सरकार ने धन एकत्र करने का ये तरीका, एक माध्यम अपनाया। विमुद्रीकरण की व्याख्या सरकार द्वारा किए गए उस उपाय के रूप में कि सरकार द्वारा कर अपवंचन, कर चोरी को सहन अथवा स्वीकार नहीं किया जाएगा। देखिए विमुद्रीकरण को यह भी माना जाता है कि सरकार द्वारा कर चोरी या कर अपवंचन को अब सहन नहीं किया जाएगा, अब स्वीकार नहीं किया जाएगा के रूप में भी देखा जाता है। जो कर चोरी करते थे उनको भी इससे सतर्क होना पड़ा और अब कर चोरी की जो व्यवस्था थी वो समाप्त होने लगी। विमुद्रीकरण से बचतों को भी औपचारिक वित्तीय तंत्र में दिशा मिली। देखिए विमुद्रीकरण के कारण भी लोग अब अपनी बचतों को बैंक में जमा कराने लगे और इससे बैंकों के पास काफ़ी मात्रा में धन आने लगा। बैंकों ने भी कई जमा योजनाएं प्रारंभ की जिससे लोग अधिक से अधिक मात्रा में उन जमा योजनाओं में पैसा लगाएं और बैंकों के पास जब धन अधिक मात्रा में आया तो उन्होंने कम ब्याज दरों पर लोगों को वित्त उपलब्ध कराने का कार्य किया। बैंकों द्वारा कुछ नई जमा योजनाएं प्रस्तुत की गई जिनसे कम ब्याज दरों पर आधार ऋण उपलब्ध कराना जारी रखा गया। कम ब्याज दरों पर ऋण उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जाने लगी। कम रोकड़ अर्थव्यवस्था, डिजिटल अर्थव्यवस्था, कैशलेस अर्थव्यवस्था का निर्माण। देखिए अब अर्थव्यवस्था में रोकड़ की कमी आ गई तो डिजिटल अर्थव्यवस्था के रूप में लोगों ने अर्थव्यवस्था को स्वीकार किया गया। उन्होंने, आपने सुना होगा पेटीएम, भीम ऐप, ये ऐसे ऐप हैं जिनके माध्यम से हम वित्तीय लेन देन जो हैं वो ऑनलाइन माध्यम से करते हैं। अब इंटरनेट बैंकिंग का बहुत अधिक लोगों द्वारा प्रयोग किया जाने लगा है। आप दुकानों पे जाते हैं तो कार्ड स्वैप करके आप अपने भुगतान कर देते हैं। पेट्रोल पंप पर भी आप कार्ड के माध्यम से अपना भुगतान कर देते हैं। पॉज मशीनें जो हैं इनके द्वारा अब कार्य आसानी से होने लगा है, डिजिटल माध्यम से कार्य होने लगा है। अर्थात अधिक बचतों को औपचारिक वित्तीय प्रणाली की ओर दिशा प्रदान करना तथा कर अनुपालन में सुधार करना। अब जो बचतें हैं वो कहाँ जमा हो जाती है, बैंकों में जमा हो जाती है और हम ऑनलाइन माध्यम से भुगतान कर देते हैं और कर अनुपालन में इससे क्या हुआ, सुधार भी हुआ। विमुद्रीकरण के प्रभाव, अब अलग अलग जो पॉइंट हैं उनके माध्यम से हम ये देखते हैं विमुद्रीकरण का किस क्षेत्र में क्या प्रभाव पड़ा। मुद्रा और ब्याज दरों के अंदर देखिए रोकड़ लेन देन में कमी आई। रोकड़ का लेन देन जो हुआ वो विमुद्रीकरण के बाद में कम होने लगा। लोग अब कैशलेस लेन देनों में कार्य करने लगे। बैंक जमाओं में वृद्धि, लोग अपनी बचतों को बैंक में जमा करने लगे जिससे बैंकों में बहुत अधिक मात्रा में जमा होने लगी, जमाओं में वृद्धि हुई। वित्तीय बचतों में वृद्धि और वित्तीय बचतों में भी वृद्धि होने लगी। दूसरा है निजी संपत्ति। देखिए इस पर क्या प्रभाव पड़ा, निजी संपत्ति में कमी आई क्योंकि विमुद्रीकृत नोट नहीं लौटाए गए तथा भूमि भवन के मूल्य गिर गए। जो विमुद्रीकृत नोट थे वो जिन लोगों ने नहीं लौटाए तो उनके पास वो पैसा पड़ा रहा, वो व्यर्थ रहा और इससे भूमि भवन के मूल्य भी गिर गए। देखिए जब पहले क्या था, लोगों के पास पैसा था, 2 नंबर का जो पैसा था, काला धन था, उसका निवेश वो भूमि भवन में करते थे। लेकिन अब चूंकि वो नोट बंद हो गए तो ऐसी स्थिति में क्या हुआ, उनका पैसा किसी काम नहीं आया। जो सरकार के पास जमा कराए सरकार ने उस पर लिमिट लगा दी कि आप इतनी ही लिमिट में निकाल सकते हैं। इससे भी इनके दाम कम हुए, भूमि भवनों का निर्माण कम होने लगा, इनकी बिक्री कम होने लगी। सार्वजनिक क्षेत्र की संपत्ति, देखिए सार्वजनिक क्षेत्र की संपत्ति पे कोई भी प्रभाव विमुद्रीकरण का नहीं पड़ा। डिजिटाइजेशन, देखिए डिजिटल जो वर्ड था इसमें डिजिटाइजेशन पर क्या प्रभाव पड़ा, नए उपयोगकर्ताओं रुपए AEPS के बीच डिजिटल लेन देनों में वृद्धि हुई। सरकार द्वारा रुपए कार्ड चलाया गया और जो नए उपयोगकर्ता थे वो अब डिजिटल लेन देन बहुत अधिक मात्रा में करने लगे। भूमि भवन
मूल्यों में कमी आई। देखिए, भूमि और भवन के मूल्यों में बहुत तेज गति से कमी आई, क्योंकि अब लोगों के पास पैसा नहीं था। वो काले धन जो उनके पास था उसको बदला नहीं पाए और उस पैसे का कहीं भी प्रयोग में वो नहीं ले पाए। कर संग्रह, बढ़ते प्रकरण के कारण आयकर संग्रह में वृद्धि हुई। और देखिए, सरकार के जो आयकर के लक्ष्य थे वो विमुद्रीकरण के बाद पूरे होने लगे, क्योंकि लोग अपनी आय को प्रकट करने लगे और इसके कारण सरकार को आयकर के रूप में मुद्रा प्राप्त होने लगी। और बहुत अधिक मात्रा में विमुद्रीकरण के बाद लोगों ने आयकर प्रकट करना प्रारंभ किया। तो ये थे विमुद्रीकरण के अलग अलग तत्वों पर प्रभाव। बच्चों, आज हमने 1991 के आर्थिक संकट से बचने के लिए सरकार द्वारा जो एलपीजी योजना, मतलब उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की नीति अपनाई गई, उसके साथ ही साथ 8 नवंबर 2016 को जो सरकार द्वारा विमुद्रीकरण किया गया उसके बारे में अध्ययन किया। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद।